नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद रहेंगे जिनसे हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपका दिल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे किसी भी गाड़ी के अंदर इंजन होता है और उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वो होता है। ठीक ऐसे ही दिल भी आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार। सबसे पहले सर आपका इंट्रोडक्शन। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ शेल्बी हॉस्पिटल में पिछले 5 वर्षों से। और हम लोग हार्ट के डिपार्टमेंट में जो आजकल एडवांस जो फैसिलिटीज़ हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट में जो हेल्प करती हैं डिसीजन में और उनके ट्रीटमेंट में, वो हम दे रहे हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में। मैं 3 साल से शेल्बी हॉस्पिटल में हूँ और जैसा कि डॉक्टर अमित ने बताया, हम लोग यहाँ पे एक टीम की तरह काम करते हैं, जिसमें कि सर्जन है और हम 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हर मरीज़ को एफिशिएंट तरीके से और ये मान के कि हमारे घर का परिवार का सदस्य उस हिसाब से इलाज करके घर भेजने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि क्या हर व्यक्ति को अपने हार्ट से जुड़े जो ब्लॉकेजेस होते हैं उनकी जांच कराना आवश्यक है, या यूँ कहें कि उनके बारे में जानने की ज़रूरत होती है उस व्यक्ति को? हार्ट अटैक ही एक ऐसी अवस्था है जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में बदल सकती है। इसलिए ब्लॉकेज अगर पड़ा भी रहे और वो आपको तकलीफ नहीं दे रहा है तो उसकी हमें इतनी चिंता नहीं होती है। हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। और ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। 3 महीने पहले एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी में कोई ब्लॉकेज नहीं था, लेकिन 3 महीने बाद हार्ट अटैक आ गया। एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हार्ट अटैक आने का कारण अचानक रक्त का थक्का बनने से नस का बंद हो जाना होता है। हमारे जो हार्ट की नसें होती हैं उनकी जो इंटरनल सरफेस है वो ग्लास की तरह, कांच की तरह स्मूथ होती है बिल्कुल। और शरीर पर किसी भी तरह के तनाव की वजह से, तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल का अच्छा ना होना, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, या जेनेटिकली फैमिली हिस्ट्री होना, आपकी नींद अच्छी नहीं होना, मेंटल स्ट्रेस रहना, भागदौड़ भरी जिंदगी होना, ये सारे तनाव हमारे हार्ट की नसों की इंटरनल सरफेस को रफ बना देते हैं। और रफ होने की वजह से उन पे क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लॉकेज चाहे 80% पड़ा हो, लेकिन इंटरनल सरफेस अगर स्मूथ है ग्लास की तरह, तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है? और उसी से जुड़ा एक सवाल, ज़्यादातर मन में लोगों के एक भयसा रहता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। उसके अचानक दर्द हो रहा होता है, अगर उसके चेस्ट के आसपास के एरिया में दर्द हो रहा है, शोल्डर में उसको दर्द हो रहा है, एक अनजाना भय लोगों में इन दिनों देखने को मिल रहा है, अरे मुझे अटैक आ रहा है। तो एक तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, और ये किसी भी तरीके का दर्द होना चेस्ट के आसपास के एरिया में, क्या हार्ट अटैक होता है? देखिए, पहली बात तो रिस्क फैक्टर्स की बात करें। रिस्क फैक्टर्स हम सब जानते हैं, जो एक रूटीन अपन जो आज तक देखते हैं कि बीपी होना, शुगर होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, ये रिस्क फैक्टर्स अपन बहुत सालों से करते हैं और हर मरीज का इलाज लेता है। बट आज के सिनेरियो में जब से समय बदला और अपन वेस्टर्न लाइफ की तरफ ज़्यादा गए हैं, तब से जो रिस्क फैक्टर्स बढ़े हैं, वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। अपने इंडिया में यंग एज में स्मोकिंग चालू कर देते हैं लोग, और वो बहुत सालों 15-20 साल के स्टूडेंट्स या गांव में लोग 15-20 साल की उम्र से स्मोकिंग चालू करते रहते हैं, 50-60 साल की एज तक स्मोकिंग करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है। और दूसरा एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो आज के सिनेरियो की बात करें, वो है स्ट्रेस, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है। अपन कोई मेजर नहीं कर सकता, जैसे स्मोकिंग तो मेजर कर ली, बीपी मेजर कर लिया, शुगर मेजर कर ली, बट स्ट्रेस कोई मेजरमेंट नहीं है कि स्ट्रेस है या नहीं है। तो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है स्ट्रेस। और शायद मेरा मानना है कि अपन फ्यूचर में ऐसी स्टडीज़ भी आएंगी जिसमें ये पता चलेगा कि जो अच्छे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या अच्छे से मिलजुल के रहते थे, उनमें हार्ट अटैक कम था कंपेयर टू लोग जो अकेले रहते थे। तो ये 2 रिस्क फैक्टर्स आज के सिनेरियो में, बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं बीपी, शुगर, बट ये 2 रिस्क फैक्टर्स सबसे बड़े रिस्क फैक्टर आज के सिनेरियो में हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन कि हर दर्द, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल ओपीडी में, हर ओपीडी में 2 से 3 यंग पेशेंट आते हैं, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। देखिए, हर छाती का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक का दर्द के टिपिकल सिम्टम्स हैं जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं। भारीपन होना,
छाती में जलन होना, छाती में गले में घुटन होना, एकदम से पसीने घबराहट हो जाना साथ में, ये मेजर रिस्क फैक्टर, ये इस तरह का दर्द हार्ट अटैक होता है। को समझने की कोशिश करें, जैसे आपने कहा कि स्मोकिंग बहुत अर्ली एज से कोई भी यंगस्टर शुरू कर देते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के हार्ट की क्वालिटी में और वो पेशेंट जो किसी भी तरह के व्यसन का आदी नहीं होते, उनके हार्ट में कितना डिफरेंस होता है, उनकी क्वालिटी में, उनकी लाइफस्टाइल में? देखिए, जैसे डॉक्टर अमित ने बताया कि हमारी इंटरनल सरफेस, जो हार्ट की जो नसों की इंटरनल सरफेस है, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा। तो जो स्मोकिंग करते हैं या जिनके बीपी शुगर की बीमारी बहुत समय से है, हर किसी में नहीं बट चांसेस बढ़ जाते हैं, उनकी इंटरनल सरफेस खराब हो जाती है, खुदरी हो जाती है, तो उस पे जो खुदरी सरफेस है वो फट जाती है और उस पे क्लॉट बन जाता है, तो वो हार्ट अटैक की रिस्क को बढ़ा देता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपकी रिस्क ऐसे बढ़ा देती हैं। सर अमित सर, आपसे जानना चाहेंगे, अमूमन जब कोई पेशेंट पहुंचता है, उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, भारीपन भी हो रहा है, हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उदाहरण के लिए शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचे और वहाँ पे उसने एंजियोग्राफी कराई, पता चलता है कि ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन कितने फीसदी ब्लॉकेजेस के आधार पे तय किया जाएगा कि इसके स्टंट डलने हैं या उसको मेडिसिन से भी ठीक किया जा सकता है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आज का ज़माना एक एडवांस टेक्निक वाला ज़माना है। पिछले 10-12 वर्षों से हम लोग जो एडवांस टेक्निक से हार्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनमें से हम भी हैं जो पिछले 6-7 वर्षों से इस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि ब्लॉकेज देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि इस ब्लॉकेज का हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, स्पेशली जबकि पेशेंट को हार्ट अटैक ना पड़ा हो। हार्ट अटैक पड़ा होता है तो जनरली नस हमेशा क्रिटिकली ओक्लूडेड होती है, उसमें तो हमें बिना सोचे समझे इमरजेंसी की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्टेंट लगाना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा जब पेशेंट को एंजाइना वाला प्रॉब्लम हो रहा होता है, हमारे पास समय होता है कि मान लो बहुत सारी नसों में ब्लॉकेजेज हैं, कौन से ब्लॉकेज को ट्रीट करना है, कौन से को नहीं, तो इसके लिए आजकल बहुत स्पेसिफिक टूल्स आ गए हैं। और बेसिकली एक मैं लेमैन के टर्म में उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे एक पिता अपने बच्चे को छोटी सी चपत लगाता है प्यार से, तो वो भी हिट करना ही है देखा जाए तो, और एक गुस्से में आप किसी को जोर से मार देते हैं, तो चोट किससे पहुंच रही है ये तो आप उसकी फीलिंग से ही बता सकते हैं। तो आजकल टूल ऐसे आ गए हैं जो हार्ट की फीलिंग को बता देते हैं कि हार्ट क्या फील कर रहा है। जैसे एंजियोग्राफी तो एक 2D इमेज है, बाहर से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ इंट्रावेस्कुलर टूल्स भी आए हैं जिनमें हम आर्टरी के अंदर जाके उसको पूरा मैप कर लेते हैं, जैसे कि इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड। जैसे अपन सोनोग्राफी के लिए बाहर से प्रोब रखते हैं, उसमें हमारी वायर के ऊपर ही प्रोब होता है। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी OCT, उसमें इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हुए हम नस के अंदर वायर ले जाकर पूरी नस को हम लोग मैप कर लेते हैं। तो ब्लॉकेज का एग्जैक्ट आइडिया तो लग ही जाता है। साथ में जैसा हम बात कर रहे थे, वॉल की जो रफनिंग है इंटरनल सरफेस की, वो भी उसमें दिखाई दे जाती है। कई बार बाहर से दिखता ही नहीं है कैल्शियम कितना है, कई बार पता ही नहीं चलता है कि रफनिंग है कि नहीं, कई बार अल्सर्स होते हैं जो बाहर से नज़र नहीं आते हैं। तो ये सब हम उसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उससे हमारे इंटरवेंशन में हेल्प मिलती है। कई बार हम अंदर घुस तो जाते हैं, बाद में हमें कैल्शियम मिलता है जिसको कि हम ब्रेक ही नहीं कर पाते। तो वो पहले से ही हमें सारा आइडिया रहता है और फिर हम लोग इंटरवेंशन को स्मूथ बना देते हैं। तो सरल भाषा में अगर इसको ऐसे समझें कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है, उसकी मसल्स को या उसके हार्ट को कितना डैमेज पहुंचा है, ये इस तरह के जो टूल्स होते हैं उसकी मदद से पता चल सकता है। हार्ट अटैक की कंडीशन में तो जनरली हम लोग ऐसे टूल्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। हार्ट अटैक के अलावा जो एंजाइना का प्रॉब्लम है या माइनर हार्ट अटैक आया है, तब इन टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। अंकित सर, आपसे जानना चाहेंगे, किसी व्यक्ति को पहले ब्लॉकेजेस हुए, उसको स्टंट भी डला, अब आगे उसके अगर दोबारा से ब्लॉकेजेस होते हैं तो क्या कुछ ट्रीटमेंट हमारे पास है, या स्टंट की बात करें या उसको बाईपास भी अगर उसको हुआ है पूर्व में, तो आगे अगर दोबारा इस तरह की स्थिति उसके साथ में होती है तो क्या कुछ ट्रीटमेंट हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम में इतने मरीजों को हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है और इंडिया एक वर्ल्ड कैपिटल है एटलीस्ट हार्ट डिजीज का, तो स्टेंट का अमाउंट उतना ही बढ़ता जा रहा है। तब आजकल लोग ये पूछते हैं, सर स्टेंट लगा तो दिया, इसमें ब्लॉकेज रेट?
हाँ, हर स्टेंट में ब्लॉकेज के परसेंटेज चांसेस होते हैं दोबारा ब्लॉकेज आने के लिए। शुरू के 1 साल तक ज़्यादा होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है स्टेंट के कम होते जाते हैं। ऐसे ही बाईपास में है, बाईपास में जो अपन नस लगाते हैं उसमें भी दोबारा ब्लॉकेज आ सकता है। मैं स्टेंट की बात करूँ तो स्टेंट में ब्लॉकेज होने के बाद एक पुराना कन्वेंशनल तरीका कि दोबारा उसके ऊपर स्टेंट लगा दिए जाते हैं, बट आज के समय पिछले 5 से 10 साल में एक नई चीज़ आई है, ड्रग कोटेड बलून। मतलब हमने एक मेटल का स्टेंट, मेटल का बना होता है, वो स्टेंट तो लगा रखा है, तो उस ब्लॉकेज जहाँ पे स्टेंट के अंदर ब्लॉकेज आई है उस जगह पे जाके उस ड्रग कोटेड बलून को फुला के आ जाते हैं, जिससे कि ब्लॉकेज तो ठीक कर दिया आपने और एक नया स्टेंट नहीं लगाया। एक परत के ऊपर दूसरा स्टेंट अगर लगाते हैं तो उसमें दोबारा ब्लॉकेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपन ने एक स्टेंट तो जो था पुराना वो वही है, पर उसके ऊपर हमने दोबारा दवाई लगा दी, जो कोटेड स्टेंट, जैसे अपन ड्रग कोटेड स्टेंट आते हैं तो उसको दोबारा वही ड्रग कोटेड स्टेंट में बदल दिया। तो ये नई चीजें आई हैं जिससे कि अपन दोबारा स्टेंट लगाने की चीज से बच सकते हैं। ऐसा नहीं कहता कि हर किसी में यूजफुल है, बट कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स जिनमें 80-90% ब्लॉकेज है उसमें अपन ये ड्रग कोटेड बलून यूज कर सकते हैं। और ब्लॉकेजेस को क्या मेडिसिन से भी बिल्कुल मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। हर ब्लॉकेज, जैसे डॉक्टर अमित जी ने बताया कि हर ब्लॉकेज को ट्रीट नहीं करना होता। हम लोग कई बार देखते हैं सर 70% ब्लॉकेज है, सर स्टेंट लगवा लेते हैं, ऐसा नहीं है। ब्लॉकेज से अपने हार्ट पे कोई दबाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उस ब्लॉकेज से हार्ट पे दबाव पड़ रहा है तो चाहे वो 50% है चाहे 60% है, स्टेंट डलवाना चाहिए, बाईपास करना चाहिए। और अगर 90% ब्लॉकेज से भी हार्ट पे कोई दिक्कत नहीं आ रही तो फिर क्यों करना है? तो इसलिए सब चीज़ें आज के ज़माने में सिर्फ एंजियोग्राफी नहीं रह गई है, बहुत और चीज़ें भी आ गई हैं जिससे कि हम ये श्योर हो सके कि मरीज़ तो आराम से आया था। जैसे कि पेशेंट आया, उसकी कोई दिक्कत थी नहीं, उसके सिर्फ हल्की फुल्के ECG में चेंजेस थे, अपन ने एंजियोग्राफी करी और 80% ब्लॉकेज आ गया। अब उस 80% ब्लॉकेज से मरीज को क्या तकलीफ थी? मरीज तो किसी और बीमारी के लिए आया था, आपने एंजियोग्राफी कर ली क्योंकि इसकी ECG में चेंजेस, तो उसको क्या फायदा होगा? उसकी तो जो ब्लॉकेज उसको पता ही नहीं थी वो ट्रीट हो गई, तो उसमें स्टेंट लगाने का उसको कोई फायदा नहीं है। तो इन मरीजों को अपन दवाइयों पर रख सकते हैं। ये आज के ज़माने के साथ कुछ टेस्ट है, जैसे डॉक्टर अमित ने FFR या IVUS या OCT या पेट स्कैन कर लिया, फिर अपन उसको दवाई गोली पे रख सकते हैं। और ऐसे हमारे बहुत सारे मरीज हैं जो ऐसे ट्रीट हो रहे हैं और जिनको आज 3-3, 4-4 साल हो गए हैं जो दवाइयों पे ट्रीट हो रहे हैं और ब्लॉकेज है उनके अभी। अब हमारे साथ में डॉक्टर मलिक जुड़े हैं शैल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। सर, सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ललित मलिक है। मैं चीफ कार्डियक सर्जन शैल्बी हॉस्पिटल में लास्ट 4 साल से काम कर रहा हूँ। और हम लोग, हमारी टीम जो स्पेशलाइज्ड है वो MICS यानी मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी, जिसको की होल सर्जरी या कहते हैं दूरबीन से सर्जरी के लिए स्पेशलाइज्ड है। सर, बीते दौर में लगातार देखा गया मेडिकल साइंस जो आगे बढ़ी, हार्ट सर्जरीज में बदलाव आते चले गए हैं, तो क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? देखिए, डेवलपमेंट जो हुआ है वो हर फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। उसी तरह मेडिकल साइंस में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं और स्पेशली हार्ट सर्जरी कार्डियक के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे देखा जाए तो जो पहले सर्जरी होती थी ट्रेडिशनल सर्जरी की, यहाँ से पूरा आपका चीरा लगता था, स्टर्नम कटता था, अब वो सर्जरी बहुत छोटी दूरबीन से वीडियो असिस्टेड होती है, या तो राइट से लेफ्ट से हो जाती है, रोबोटिक असिस्टेड होती है। तो एक ये डेवलपमेंट हुए हैं। कुछ जैसे अगर हम बात करें तो जो वाल के पेशेंट होते हैं, वाल में काफ़ी डेवलपमेंट हो, उनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। जो ग्राफ्ट हैं, एओर्टिक ग्राफ्ट वगैरह जो ग्राफ्ट हैं, वो कई तरह के नए ग्राफ्ट आए हैं जो जिससे सर्जरी भी आसान हुई है और पेशेंट को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और अभी कुछ सालों में जो हार्ट फेलियर के में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। कुछ नई डिवाइसेस आई हैं जिससे हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट काफ़ी आसान हुआ है। हार्ट ट्रांसप्लांट या लंग ट्रांसप्लांट में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और बात करें तो जो ऑपरेशन के बाद जो पोस्ट ऑप केयर है, यानी एनेस्थीसिया अगर देखा जाए पोस्ट ऑप केयर ICU में, तो पेशेंट जल्दी एक्सटूबेट हुए हैं, रिकवर हुए हैं, जल्दी घर जा सकते हैं। दवाइयाँ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, पेन मैनेजमेंट काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है हार्ट सर्जरी के अंदर। डॉक्टर मलिक, आपसे ये जानना चाहेंगे, पुरानी सर्जरी जो होती थी और जो नई सर्जरी हो रही है उसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं बदलते हुए दौर में? देखिए, जो पहले
पुरानी जो सर्जरी हम करते थे, जो ट्रेडिशनल सर्जरी कर रहे हैं, उसमें अगर हम बाईपास सर्जरी की बात करें तो उसमें इंसिजन स्टर्नम पे लगता है, 12 से 14 सेंटीमीटर का इंसिजन सामने आता है और उसमें स्टर्न हड्डी कटती है और रिकवरी थोड़ा लेट होती है, 2-3 महीने में होती है। अभी जिस टेक्निक की मैंने बात करी, मिनिमल कार्डियक सर्जरी, उसमें लेफ्ट साइड से बाईपास सर्जरी, जैसे निपल के पास एक छोटा सा इंसिजन लगता है 2-3 सेंटीमीटर का, और उसमें पूरी ग्राफ्टिंग उधर से हो जाती है। उसमें जो ग्राफ्टिंग के लिए जो वेसल्स ली जाती हैं, जो ग्राफ्ट लिया जाता है, वो उधर से ही अंदर स्टर्नम के नीचे से ले लिया जाता है। और कई बार जो ग्राफ्ट या हाथ या पैर से लिए जाते हैं, उसके लिए भी नई टेक्निक है जिसमें EVH है, इंडोस्कोपिक वेसल हार्वेस्टिंग, एक मशीन है जिसमें भी हाथ और पैरों पे कोई निशान नहीं होता। आपने देखा होगा कई बार मरीजों के हाथ और पैरों पे काफ़ी निशान होते हैं, तो उसमें भी कोई निशान नहीं आता। तो देखा जाए जब मरीज घर जाता है तो उसके कोई निशान नहीं होता। तो ये भी एक बाईपास सर्जरी में एक काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। और अगर वाल्व सर्जरी है तो वाल्व सर्जरी में भी अगर या हार्ट में कोई छेद है तो उसमें भी राइट साइड से निपल के नीचे से छोटे इंसिजन से हो जाता है। और इसका फ़ायदा बेसिकली दोनों ही टेक्निक से रिजल्ट दोनों का सेम है। बस इसमें जो नई टेक्निक है, जो मिनिमल कार्डियक सर्जरी, की होल सर्जरी है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि मरीज का एक तो उसका ICU स्टे कम हो गया, उसकी जल्दी छुट्टी हो गई, उसको पेन, पोस्ट ऑफ पेन कम होता है, उसको जल्दी अगर वो घर जा सकता है तो उसका फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई। यानी अगर वो उसको जल्दी गाड़ी चलानी है या उसको जल्दी अपनी जॉब ज्वाइन करनी है या उसको क्या बोलते हैं, कोई गेम खेलता है, टेनिस, बैडमिंटन, वो कुछ भी, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी एक मेंटेन रहती है। फीमेल के लिए बहुत अच्छा रहता है, कोई निशान कोई ऊपर, या जो यंग लड़के होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, कहीं निशान नहीं आता कॉस्मेटिकली। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और ये हम सेल्बी हॉस्पिटल में हम अगर देखें तो हम ये मोर देन 80% केस हम इसी टेक्निक से करते हैं। टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड अप्रोच, इसको कैसे समझें, दरअसल है क्या हाइब्रिड अप्रोच, क्या है सर्जरी के अंदर, हार्ट सर्जरी के अंदर? देखिए, हाइब्रिड अप्रोच, अगर मैं इसको आपको बताना चाहूँ कि जैसे सेल्बी हॉस्पिटल में हम लोग क्या कर रहे हैं। सेल्बी हॉस्पिटल में हम लोग कर रहे हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन हो गए, हम लोग, हमारे साथ फिजिशियन है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं, हम लोगों ने एक टीम बना रखी है जिसको हम हार्ट टीम बोलते हैं। अगर पेशेंट आता है तो हमारे पास पेशेंट जैसे डायरेक्ट आता है तो हम लोग सब लोग इवैल्यूएट करते हैं, उसको देखते हैं इसका बेटर आउटकम क्या होगा। फिर अगर जैसे वाल का पेशेंट है तो कई बार कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि ये ड्रग पे रह सकता है या उसकी बैलूनिंग हो सकती है, तो हम वो पेशेंट उधर चला जाता है। वो लोग बोलते हैं नहीं, इसको सर्जरी की जरूरत है, फिर हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, फिर ये सर्जरी में आ जाता है। तो हार्ट टीम अप्रोच है। ऐसे ही अगर कोई पेशेंट है जिसको चेस्ट पेन है या उसकी एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज आ गए, वो पेशेंट आता है तो वहाँ पे डिसाइड होता है इसके लिए बेटर क्या है। या तो बेटर तो स्टंटिंग है तो एंजियोप्लास्टी हो सकती है, या फिर इसकी एंजियोप्लास्टी नहीं, इसकी सर्जरी चाहिए, इसकी डिफ्यूज डिजीज है तो सर्जरी हो जाती है। कई बार हम लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि इसको हाइब्रिड अप्रोच, जो आपने बताया क्या, उसको अब हाइब्रिड अप्रोच से करते हैं। हाइब्रिड अप्रोच में क्या होता है, क्योंकि बेस्ट ग्राफ्ट जो होता है लीमा, यानी अगर लेफ्ट इंटरमेमोरी आर्टरी से एक जो मेन आर्टरी होती है LAD में अगर वो ग्राफ्ट लग जाए, वो उसके रिजल्ट हमेशा बेस्ट रहते हैं। तो अगर वो ग्राफ्ट लग जाता है या उसके साथ कभी और लेफ्ट साइड के OM दूसरी आर्टरी में ग्राफ्ट लग जाता है, तो जो नॉन इम्पोर्टेंट यानी नॉन LAD वाले जो ग्राफ्ट होते हैं उनमें अगर स्टंटिंग हो जाए तो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। क्योंकि उसमें आपका एक तो स्टर्नम नहीं कटा, बोन नहीं कटी, छोटे से इंसिजन से काम हो गया, आपका जो बेहोशी का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो बहुत कम हो गया, आपके ब्लीडिंग के चांस बहुत कम हो गए, आपके इन्फेक्शन के चांस बहुत कम हो गए, आपकी जल्दी छुट्टी हो गई और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये हाइब्रिड अप्रोच पहले सारी बहुत यूरोपियन कंट्रियाँ और जो भी इंडिया के अंदर जो भी बड़े सेंटर हैं, मतलब वो सब लोग यही अप्रोच कर रहे हैं और हम लोग इसी को फॉलो करते हैं, यही गाइडलाइन फॉलो करते हैं। सर, आप जब हम डिस्कशन कर रहे थे, आप इस अप्रोच को लेके कुछ आपने शेयर किया था कि शायद स्टंट और बाईपास के बारे में आपने बताया कि इसको एक मिश्रित सर्जरी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल जी, एक्चुअली मिश्रित करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बाईपास अपने आप में एक डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है। इसको सीखने के लिए कार्डियोथोरेसिक सर्जन को बहुत लंबा समय लगता है। जैसे डॉक्टर ललित ने अपना काफ़ी लंबे समय इसमें दिया है और आज बहुत सक्सेसफुल तरीके से कर रहे हैं।
और जो इन्होंने MICS जो अपनी टेक्निक को राजस्थान में लेके आए हैं, जिसमें कि सिर्फ एक छोटे से चीरे के थ्रू बिना स्टर्नम को काटे सर्जरी की जाती है, तो उसमें MICS के थ्रू बहुत सारे ग्राफ्ट लगाना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टरी है हार्ट की, जिसको हम LAD बोलते हैं, वो बिल्कुल सामने ही होती है चेस्ट में, जिसको एक छोटे से चीरे के थ्रू ग्राफ्ट लगा दिया जाता है, जो कि लिमा ग्राफ्ट, जिसकी लाइफ 20-25 साल मानी जाती है। तो हार्ट को आधा प्रोटेक्शन दे दिया जाता है उसके साथ में, और सर्जरी की कॉम्प्लिकेसी और एक ड्यूरेशन को कम करने के लिए जो अदर लेसर इंपॉर्टेंट आर्टरीज हैं, उनमें हम 15 दिन बाद में स्टेंट कर देते हैं। अंतिम सवाल है मेरा, आने वाले दिनों में हम वर्ल्ड हार्ट डे को सेलिब्रेट करेंगे, तो किस थीम के साथ में आप लोगों को जागरूक करने वाले हैं इस पर? देखिए, हम लोग जो हमारा ब्रांच है वो इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है, और कई बार क्या होता है कि पेशेंट इमरजेंसी में थोड़ा देरी से पहुंच पाते हैं, या उनको घर पे ही कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, या हॉस्पिटल आने से पहले ही कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक लाइफ जा चुकी होती है, और फिर हमारे लिए कुछ करना पॉसिबल होता नहीं है। तो जब कार्डियक अरेस्ट होता है, उस समय जो बाय स्टैंडर्ड्स हैं जो उनके साथ हैं, वो अगर CPR दे दें, कार्डियक मसाज दे दें, तो पेशेंट के लिए हॉस्पिटल तक जीवित आना पॉसिबल हो पाता है, और फिर हम लोग टैकल कर लेते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार हम CPR के लिए लोगों को पहले तो एजुकेट करें, और फिर बाद में उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दें, जिसके लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, CPR प्रोग्राम, जो कि हम वर्ल्ड हार्ट डे से 29 सितंबर से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, और हम उसको इंडेफिनेटली शेल्बी हॉस्पिटल में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। 10-10 के बैचेस में हम आम पब्लिक को रजिस्टर करके और उनको फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए, अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका ये कार्यक्रम, आपका ये अभियान सक्रिय हो और पूरी तरीके से सफल रहे। आप सभी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।